वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेटर्स पे। एक्सेलरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं। एक्सेलरेटर पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिटेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं। डिटेक्टर्स हमारे पास होते हैं जिसमें के थ्रू हम डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स को, और हमारे पास न्यूट्रॉन भी है जो कि बिल्कुल चार्ज पार्टिकल नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है। हम इन पार्टिकल्स को पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिटेक्टर्स। ठीक है। और किस तरह से डिटेक्ट करते हैं हम, बाय इंसर्टिंग एनी चार्ज पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट करते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक पल्स की हाइट को, उसकी इंटेंसिटी को, उसके रिज़ल्ट में कितना करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको कैलकुलेट करते हुए हम डिटेक्ट करते थे कि हमारे पास कौन सी रेडिएशन जो है वो पास हुई है मैटर में से। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एक्सेलरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, इनकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स बेसिकली ये हमारे पास डिवाइस है विच इज़ यूज टू इन्हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। इसे हम कहते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक है। तो जो बेसिक पर्पस है ये हमारे पास क्या है, ये इन्हेंस करती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। और उससे क्या होता है, उससे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो उनको मूव करवाने में, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो उनको मूव करवाने के लिए यूज़ होती है। तो जो बेसिक एम है पार्टिकल एक्सेलरेटर का वो ये है कि हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस के स्ट्रक्चर को, और उसके अलावा जो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट उनको हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो टाइप्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट हो सकती हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेटर्स हैं जिसमें हमारे पास वैन डर ग्राफ जनरेटर आता है। उसके अलावा हमारे पास लीनियर एक्सेलरेटर है। उसके अलावा हमारे पास सर्कुलर एक्सेलरेटर हैं जिसमें हमारे पास साइक्लोट्रॉन है, सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन है, बीटाट्रॉन है, और ये हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आज जो हम देख रहे हैं वो हमारे पास है लीनियर एक्सेलरेटर। जो लीनियर एक्सेलरेटर है बेसिकली ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल एक्सेलरेटर है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ होता है। लाइक इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, ड्यूट्रॉन हो गए। बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। इसे हम लीनेक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक ड्रिफ्ट ट्यूब है जिसके अंदर डिफरेंट साइज़ के इंक्रीजिंग लेंथ के मेटालिक सिलेंडर्स लगे हुए हैं, और इनको हमने फिर कनेक्ट किया हुआ है एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। मतलब चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। ये हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज कह सकते हैं। उसके बाद अब इसमें हमारे पास अल्टरनेटिंग इस टाइम पे जब हम बात करें उस टाइम पे हमारे पास क्या है, ये जो ऑड इलेक्ट्रोड्स हैं, मतलब फर्स्ट, थर्ड एंड नेक्स्ट ऑन फिफ्थ जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उसके बाद जो हमारे पास इवन है 2, 4 एंड 6 ऑन, उनके ऊपर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। तो जब हमारे पास 1 पे हमारे पास क्या है, 1, 3 और 5 पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। हमने इसमें से ये हमारे पास सोर्स है जहाँ से हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। लेट्स सपोज हमने प्रोटॉन इंट्रोड्यूस करवाया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, हमारे पास यहाँ मूव करेगा। ये हमारे पास क्या है, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या है, ये वोल्टेज अल्टरनेट करेगी। जैसे ही प्रोटॉन यहाँ से एस्केप होगा और ये हमारे पास अल्टरनेट करेगी, और अल्टरनेट करने से हमारे पास क्या होंगे कि जो पहले पॉजिटिवली चार्ज थे वो फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। पहले 2 और 4 पॉजिटिवली चार्ज था, अब क्या होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो गए। और जो 1 और 3 पहले नेगेटिवली चार्ज था, अब ये हमारे पास क्या हो गए, पॉजिटिवली चार्ज हो गए। ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ से प्रोटॉन एस्केप हुआ, इसके ऊपर क्या पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या होगा, फर्दर यहाँ इस साइड पे अट्रैक्ट होगा। ठीक है। और इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। अब हमारे पास ये जो इस तरह से हमने प्रोटॉन को यहाँ से एक्सेलरेट करवाया।
अब इनकी इंक्रीजिंग लेंथ हमने क्यों रखी है, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेटर का बेसिक एम ही ये क्या होता है कि वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा होता है। मतलब जिस स्पीड के साथ एंटर हुआ था, जब वो यहाँ से आउट होगा तो उसकी स्पीड पहले से इंक्रीज़ हुई होगी। यहाँ ये जितना सफ़र ये करने के लिए हुआ है, अब वो उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो हम इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि जब वो यहाँ से एस्केप करे तो दोबारा से वोल्टेज क्या हो, वो अल्टरनेट हो चुका हो उस टाइम तक। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से ये वर्क करता है। इस तरह से अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए होते हैं, लीनियर एक्सीलरेटर, आपको पता है नेम से ही शोर है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन में प्लेस्ड होते हैं। इनको हम सर्कुलर फॉर्म में इनके पाथ से डेविएट नहीं कर सकते। जब जब हमारे पास यहाँ से प्रोटॉन एमिट होगा इलेक्ट्रोड से, वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने टारगेट प्लेस किया होगा जिसके ऊपर प्रोटॉन कोलाइड करेगा और हमारे पास क्या होगा, एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। ठीक है, इसके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो आप अपनी बुक में से देख सकते हैं। इसके एडवांटेजेस आपको पता है, मैं बता देती हूँ। वो ये हैं, इसके में लीनियर एक्सीलरेटर में हमें हाई वोल्टेज नहीं चाहिए होती। इसके अलावा ये इकोनॉमिकल है, एक्सपेंसिव नहीं है। इसके अलावा जो इसके लिमिटेशंस हैं वो ये है कि इसके साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोड्स के वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं इनका साइज़। इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस चाहिए होती है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट हमारे पास साइक्लोट्रॉन है। साइक्लोट्रॉन बेसिकली हमारे पास सर्कुलर एक्सीलरेटर की एक टाइप है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक सर्कुलर मशीन होती है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हम यूज़ करते हैं पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। जैसे हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसके हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बेस्ड होता है ऑन द फैक्ट दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ आयंस इन द नॉन रिलेटिविस्टिक रेंज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी ऑफ आयंस। ठीक है, अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी कंस्ट्रक्शन हमारे पास ये है कि हमारे पास दो सर्कल हमने दो सेमी स्फीयर डीज की फॉर्म में हमने लिए हुए होते हैं और इनके दरमियान हमने क्या किया, इनके मैग्नेट पोल रखे होते हैं इनकी साइड्स पे। ठीक है, ये हमारे पास मेटल एक बॉक्सेस हम कह सकते हैं, डी शेप में है, सेमी सर्कल है ये। इनके बिल्कुल अप एंड डाउन हमारे पास क्या होता है, इनके अप और डाउन हमने मैग्नेट पोल्स रखे हुए हैं। आपकी बुक में क्लियरली शो हो रहा है, ये देखें, ये हमारे पास सेमी सर्कल मेटालिक बॉक्स हैं और इनके ऊपर हमारे पास क्या है, डीज रखे हुए हैं। और हमारे पास ये जो डीज हैं इनको हमने कनेक्ट किया हुआ है अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ। और ये जो हमारे पास बिल्कुल सेंटर है, ये हमारे पास सोर्स है जहाँ से हम आयन को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जब आयन यहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, यहाँ पे बिल्कुल जब वो डी के अंदर मूव कर रहा होता है तो वो बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। अब लेट्स सपोज ये प्रोटॉन है, अब और जब ये प्रोटॉन एमिट होगा तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव होगा और ये हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगा। वो यहाँ से एमिट होगा और वो क्या करेगा, जब यहाँ पे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और उतने टाइम में हमारे पास ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, पहले ये नेगेटिव थी, ये पॉजिटिव थी, अब क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरह से ये क्या होगा, ये मूव करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये सर्कुलर फॉर्म में क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि हमने इसको रखा हुआ है इन बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान रखा हुआ है, इसलिए ये क्या कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है। और ये पार्टिकल जब तक इस डी में मौजूद होगा तब तक ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा। और जैसे ही ये इस जो हमारे पास एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे आएगा, उस टाइम पे इसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और उसी टाइम पे हमारे पास क्या होगा, इसकी वोल्टेज इन्वर्स होगी। और फिर पहले अगर ये नेगेटिव था तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, वो इस साइड पे अट्रैक्ट हो जाएगा। और फिर जैसे ये यहाँ पे आएगा दोबारा से इसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, इस एरिया में इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। और फिर जैसे यहाँ आएगा ये फिर से इन्वर्स हो जाएगा, ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये कॉन्टीन्यूसली इसका रेडियस क्या होगा, वो इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, और इसकी स्पीड भी इन डीज के दरमियान तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जैसे ही वो इस फेयर में आएगा इसकी स्पीड क्या होगी, इस एम्प्टी स्पेस में क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये हमारे पास प्रोसेस है इसका वर्किंग का। और फिर इसी तरह से मूव करते करते जब इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी और हमें जो रिक्वायर्ड हमें एनर्जी चाहिए होगी उसकी,
जब उस एनर्जी तक वो पहुँचेगा हम इस पार्टिकल को यहाँ से एमिट करवा लेंगे और टारगेट पे फॉल करवाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे हमारे पास क्या हो रहा है, इसका रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है। इससे क्या है कि उसको जो टाइम है वो उतना ही टाइम लग रहा है अपना सर्कुल इस डी से इस डी तक मूव करने के लिए टाइम उतना ही रिक्वायर है, लेकिन हमारे पास क्या है, उसका रेडियस इंक्रीज़ हो रहा है, साइड की स्पीड इंक्रीज़ हो। अगर हमारे पास क्या होता है, इसका साइज़ इंक्रीज़ ना होता, लेट्स सपोज ये सेम साइज़ में मूव करता रहता, तो जब फर्स्ट टाइम में जब ये वाला ट्रैवल किया, एक सर्कुलेशन कंप्लीट किया, तो वो उसे क्या हुआ, उसे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि उस टाइम पे उसकी स्पीड कम थी। लेकिन जब वो इन पार्ट से मूव हुआ उसकी स्पीड क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। तो अब जब वो मूव करा तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है। तो मतलब वो यही वाले हाफ अगर कंप्लीट करता है तो वो कम टाइम में होगा, तो उस टाइम में हमारे पास क्या होगी, वोल्टेज अल्टरनेट नहीं हुई होगी, तो ये इशू क्रिएट होगा। तो इसलिए जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज़ हो रही होती है वैसे वैसे उसका क्या हो रहा है, रेडियस भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो टाइम है वो हमारे पास क्या रहता है, वो सेम रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन हाफ रेवोल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। टाइम हमारे पास क्या है, वो उस वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये आपके पास साइक्लोट्रॉन था। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।